हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया कि वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस और कैसे निकालेंगे। आइसोथर्मल का हमने पढ़ा है ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालेंगे ये हमने पढ़ लिया। और हमने ये भी बात की थी कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन किन दो प्रोसेसेस में हम लोग अकाउंट करते हैं वो या फिर निकालते हैं। हमने पढ़ा था कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इन्हीं दो केसेस में हम लोग रिवर्सिबल वर्क डन और इरिवर्सिबल वर्क डन निकालते हैं। बाकी आइसोकोरिक और आइसोबैरिक में दोनों एक ही होता है। हमने कल वो डिस्कस किया था कि कैसे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल वर्क डन आइसोकोरिक और आइसोबैरिक में सेम ही होता है, हम लोग अलग वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल वर्क डन का कैलकुलेशन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हालांकि ये भी मैंने बता दिया है फिर भी। अच्छा, इससे अगर पहले थोड़ा सा हम बात करें, हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या पढ़ा था। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या बात किया था, बता सकते हो? रिवर्सिबल आइसोथर्मल में हमने क्या बात किया था, एक मिनट। हाँ, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने बात किया था पीवी डायग्राम का, है ना। और हमारा जो पीवी डायग्राम होता था वो कैसे होता था? पीवी कर्व ऐसे होता था रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अगर एक्सपेंशन होता तो ये एरो इस साइड होता है ना, ये एरो इस साइड होता। ठीक, ओके। अब एक चीज़ बताओ, अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का पीवी कर्व दिया हो तो एरिया अंडर पीवी कर्व क्या मिलता है? एरिया अंडर पीवी कर्व क्या मिलता है बताओ। अब पीवी कर्व का एरिया मतलब ये आपका यहाँ हो गया वॉल्यूम, और अगर यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो दिस इज़ V1 और इधर आ रहा है तो दिस इज़ V2, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? ये एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व दिस एरिया। ठीक है, तो एरिया अंडर द पीवी कर्व हमको क्या देता है? वर्क का वो मैग्नीट्यूड देता है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन देता है क्या? तो हम बोल सकते हैं कि ये पीवी कर्व आइसोथर्मल के लिए तो ये W रिवर्सिबल दे रहा है फॉर आइसोथर्मल। या हम बोल सकते हैं कि जनरली एरिया अंडर पीवी कर्व, जनरली नहीं, हमेशा एरिया अंडर पीवी कर्व क्या देता है? वर्क डन का मैग्नीट्यूड, वर्क डन का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसी बात पे तुमको एक हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। अब मान लो एक वर्क डन दिया है -2 जूल और एक वर्क डन दिया है -5 जूल, कौन सा ज़्यादा है? कौन सा वर्क डन ज़्यादा है, बता सकते हो क्या? सोचो कौन सा। बहुत लोग बोल रहे हैं -2, कुछ लोग बोल रहे हैं -5। तो देखो वर्क डन ये जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन लगाते हैं ये क्या बताता है? सोचो तो पहले, वर्क डन में निगेटिव और पॉजिटिव साइन क्या बताता है? बस डायरेक्शन बताता है, या ये बताता है कि भाई सिस्टम पर वर्क हो रहा है या सिस्टम वर्क कर रहा है। कितना वर्क डन हुआ ये तो सिर्फ हम उसमें वो मैग्नीट्यूड ही देख के बताएंगे ना। इसमें वर्क डन 2 जूल का हुआ, इसमें वर्क डन 5 जूल का हुआ। बात समझ रहे हो? तो ज़्यादा वर्क डन किस में हुआ? नीचे वाले में। तो जब भी हमको वर्क डन अगर कंपेयर करना होगा तो ऑलवेज सी मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, ऑलवेज सी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई एरिया अंडर द पीवी कर्व में जिसका एरिया ज़्यादा आएगा उसमें वर्क डन ज़्यादा हुआ, है कि नहीं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होता है। वर्क डन का नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? वर्क डन का नेगेटिव साइन का मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बस वर्क डन बाय द सिस्टम। इसने 2 जूल का किया, इसने 5 जूल का किया, तो ज़्यादा तो यही किया ना 5 जूल। तो इसलिए -2 और -5 को कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों का मॉड कंपेयर करेंगे, दोनों का मॉड। ठीक है, वर्क डन जब भी कंपेयर करना हो तो मॉड से कंपेयर होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे। चलो, अब हमने क्या होता है कि एरिया अंडर द पीवी कर्व क्या देता है? वर्क डन देता है। तो ये पीवी कर्व है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का, इसलिए ये वर्क डन दिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल का। ओके, चलो अगर हम बात करें अब हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल में वर्क डन का वो क्या निकाला था? 2.303 nRT log V2/V1 ना, या W = nRT, माइनस था यहाँ, भूलना मत। हाँ, वेरी गुड,
माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, और एल एन हटाओगे तो 2.303। ये फार्मूला अपने को भूलना नहीं है। या वी टू बाई वी वन की जगह पी वन बाई पी टू था, है ना, तो ये अपने को भूलना नहीं है। चलो अब देखते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस या हेडिंग दो वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसका वर्क डन क्या होगा, डब्ल्यू इरिवर्सिबल क्या होगा, हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होगा। पी डी वी होता है, डी वी को डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल। और देखो कहीं नहीं देगा कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अगर दे दिया तो वो समझो कि बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। तुमको देगा वर्क डन अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये तुम्हें पकड़ना है कि भाई अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे बड़ी बात होती है पी एक्सटर्नल को खोजना। अगर तुमने पी एक्सटर्नल ढूंढ लिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, या माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को क्या लिख दोगे, वी टू माइनस वी वन। ठीक है, अच्छा ये जो डेल्टा वी मतलब वी टू और वी वन है, ये किसका वॉल्यूम है, हम बोल सकते हैं वो जो सिस्टम में जो गैस है उसका वॉल्यूम होगा, है ना, सिस्टम का वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम यही इनिशियल। तो क्या सिस्टम का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी होगा क्या। तो उसी तरह वी टू की जगह हम एन आर टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, पी टू लिख सकते हैं क्या, और वी वन की जगह एन आर टी अपॉन पी वन लिख सकते हैं क्या। टी तो कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो अपने को पता है टी कांस्टेंट, और क्या क्या है डी टी चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो। अच्छा डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू एन सी वी एम टी टू माइनस टी वन होता है, एन सी वी एम डेल्टा टी लिखते हैं ना इंटरनल ए को, तो ये दोनों टेम्परेचर सेम है, तो यानी डेल्टा यू ज़ीरो आइसोथर्मल के लिए, है ना। हाँ अब ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है उससे कोई मतलब नहीं, आइसोथर्मल बोल दिया मतलब डेल्टा यू तो जीरो हो गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए दोनों जगह टी टी जाना। ये P1 और P2 क्या है बता सकते हो, P1 और P2 है वॉल्यूम, मान लो ये इनिशियल वॉल्यूम है, मान लो ये इनिशियल वॉल्यूम है V1, और मान लो हमने सिस्टम को क्या कराया, एक्सपेंड कराया सिस्टम को एक्सपेंड, तो अब ये वाला जो वॉल्यूम है ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम, तो ये V2। तो ये किसका वॉल्यूम है, गैस का ना, गैस का वॉल्यूम है, इसलिए पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा सकते हैं। तो P1 समझ में आया, P2 समझ में आया, P1 आ गया इनिशियल प्रेशर और P2 आ गया फाइनल प्रेशर, और P एक्सटर्नल क्या हो गया, P एक्सटर्नल इधर का प्रेशर जो कांस्टेंट लग रहा है। तो क्लियर है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को V2 माइनस V1 भी लिख सकते हो। कभी कभी तुम्हें V2 V1 नहीं दिया रहेगा, मोल्स टेम्परेचर फाइनल प्रेशर, मोल्स टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर दिया रहेगा, तो इस फॉर्मूले से V2 माइनस V1 निकाल दोगे, पी एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगा कि नहीं ये बताओ, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब एक एग्जांपल तुमको एक बहुत बढ़िया लॉजिक समझाएंगे। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुमको पी एक्सटर्नल ढूंढना है, ठीक है। अब एक चीज़, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मान लो एक पिस्टन है, मान लो एक पिस्टन है, इधर समझो पी एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल सपोज 1 ATM है, और अंदर में क्या है, गैस है, अंदर में क्या है, गैस है। तो पी अंदर का जो प्रेशर है वो 10 ATM है। तो बताओ ये पिस्टन को अगर छोड़ोगे तो क्या होगा, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है बाहर से तो ये सिस्टम क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, मतलब सिस्टम इस साइड जाएगा ना, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर से ज़्यादा है, तो मतलब अंदर का जो प्रेशर है गैस का प्रेशर वो पी एक्सटर्नल से ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये सिस्टम एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड ही तो होगा, है ना। ठीक, अब क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ये सिस्टम एक्सपेंड होगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, धीरे 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 धीरे, तो ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ेगा, और प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा, जैसे जैसे पिस्टन ऊपर उठता जाएगा इस गैस का प्रेशर अंदर में क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम, जब ये पिस्टन रुकेगा, जब ये पिस्टन ऊपर जाते जाते रुकेगा तो क्या होगा बता सकते हो? क्या उस टाइम पर पी एक्सटर्नल तो हमेशा कांस्टेंट है, पी एक्सटर्नल को तो कोई चेंज नहीं कर रहा है, पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, 180 एटीएम का प्रेशर बुलाएगा। लेकिन क्या पी गैस अब 10 एटीएम से कम होते 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 कम होते गया और जब ये रुका ये पिस्टन, तो ये कब रुकेगा? जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो तभी तो रुकेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब ये पिस्टन रुकेगा, यानी जब ये पिस्टन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब प्रेशर का सेम होना अंदर और बाहर। देखो एक वर्ड आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, पहला तो रिएक्शन जो है इसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब आपका प्रेशर सेम हो। दूसरा जो केमिकल अगर वो रिएक्शन हो रहा है अंदर तो केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, है ना। और तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर भी क्या हो? सेम हो। तो ये वर्ड बताएं कि कभी कभी तुमसे क्वेश्चन, ये इससे हट के है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का वर्ड का मतलब बता रहे हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम समझाने के लिए, है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अंदर और बाहर का प्रेशर सेम होना। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, जब ये तीनों इक्वेशन, तीनों चीज़ सेटिस्फाई होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यार ये जब पिस्टन कब रुकेगा? तुम सोचो ना, अंदर में प्रेशर 10 एटीएम था, बाहर 1 एटीएम, तो ये सिस्टम एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड कब तक करेगा? सोचो ना, कब तक एक्सपेंड करके रुक जाएगा? क्या जब अंदर का प्रेशर घटते घटते 10 से 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 जब होगा तो क्या ये पिस्टन आके रुक जाएगा? तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल प्रेशर गैस का होगा P2 वो कितना होगा? 1 एटीएम होगा क्या? P1 क्या था? P1 था 10 एटीएम, P1 था 10 एटीएम और जब पिस्टन रुका तो P2 कितना हो गया? 1 एटीएम तभी रुकेगा क्योंकि P एक्सटर्नल दिया हुआ था 1 एटीएम। ओके, अब तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो P2 है, जो P2 है वही P एक्सटर्नल भी है? सोच के देखो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो P2 है वही P एक्सटर्नल है, क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर लिख लोगे एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन लिख लोगे कि इफ़, कभी कभी तुमको P एक्सटर्नल दिया नहीं रहेगा, इफ़ P एक्सटर्नल इज नॉट गिवन, देन its value is assumed to be equal to final pressure यानी P2। ये लाइन समझ में आ गया? इस लाइन को समझाने के लिए मैंने इसका सहारा लिया। ठीक, अब देखो, अच्छा ये बताओ, ये जो सिस्टम है, मान लो इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है, ओके, अगर ये सिस्टम एक्सपेंड कब होगा और कंप्रेस कब होगा? बता सकते हो क्या? सोचो, ये सिस्टम कब एक्सपेंड होगा, कब कंप्रेस होगा? अगर अंदर गैस का प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा हो तो क्या होगा? एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर P एक्सटर्नल सपोज दे दिया किसी में 10 एटीएम और यहाँ का प्रेशर दे दिया सपोज 3 एटीएम, P1 दे दिया है 3 एटीएम, तो अब देखो गैस का प्रेशर कम है, P एक्सटर्नल ज़्यादा है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ कॉम्प्रेशन। तो तुम्हें खुद ही समझना है कि भाई एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा। या तो तुमको प्रेशर में दिखाएगा कि भाई प्रेशर P एक्सटर्नल का अगर P इंटरनल से ज़्यादा है तो इसका मतलब कंप्रेशन होगा, अगर P एक्सटर्नल का प्रेशर अगर कम है तो एक्सपेंशन होगा। कभी कभी तुमको वॉल्यूम से दे देगा कि भाई वॉल्यूम, एक्सपेंशन में क्या होता है? वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ेगा ना, वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ेगा, है ना, और प्रेशर घटेगा। और इसमें कंप्रेशन में क्या होगा? सिस्टम का जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा कंप्रेशन में, है ना। तो ये सब बेसिक बात है। अब हम ये बोल रहे थे कि भाई ये अपने को तो समझ में आएगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में P1 P2 क्या होता, और ये भी अपन ने समझ लिया कि जो P2 है
वही पी एक्सटर्नल होता है। अगर मान लो हम एक्सपेंशन कर रहे थे तो P2 जब एक एटीएम हो जाएगा तब ये पिस्टन रुकेगा, तो हम बोल सकते हैं P2 इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। अब सोचो अगर कंप्रेशन कर रहे होते, तो कंप्रेशन कर रहे होते तो हम क्या करते, गैस का प्रेशर बढ़ा रहे होते, गैस का प्रेशर बढ़ा रहे होते और जब गैस एक प्रेशर पे आके रुक जाता, मान लो अभी P1 3 ATM है, P2 भी जब 3 ATM हो जाए प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फिर से ये सिस्टम जो है ये उस टाइम पे रुक सकता है अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो P2 है क्या ये P एक्सटर्नल के बराबर हो रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, P2 P एक्सटर्नल के बराबर होगा। चलो ये तो समझ में आ गया। अब ये तो हुआ रूटीन क्वेश्चन कि ऐसा तुमको दे देगा कि प्रेशर यहाँ से यहाँ किया गया, W रिवर्सिबल निकालो, ये तुमको दे देगा, तुम आराम से P2 जो है उसको P एक्सटर्नल मान के निकाल लोगे, या अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिख के दिया तो भी तुम P एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करके निकाल दोगे। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या बनाएगा देखना, कभी कभी बोलेगा कि यार मान लो ये पिस्टन है, यार मान लो ये क्या है, पिस्टन है, ठीक है, ये पिस्टन है सपोज, इधर गैस है, इधर क्या है, गैस है, गैस का कुछ प्रेशर है सपोज मान लो 5 ATM और P एक्सटर्नल दिया हुआ है, P एक्सटर्नल दिया है मान लो सपोज 2 ATM। तो तुम पहले बताओ कि ये पहले एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, पहले मुझे ये बताओ बस, ये एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा। वेरी गुड, एक्सपेंशन होगा। क्यों? क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है P1 इनिशियल प्रेशर ऑफ दिस गैस ये ज़्यादा है बाहर से, तो सिस्टम एक्सपेंड करेगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अगर तुमसे पूछा है कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल है, क्योंकि रिवर्सिबल होता तो अंदर और बाहर का प्रेशर हमेशा सेम होता है ना, सोचो ना। तो अभी क्या है ये इरिवर्सिबल पर। अब बोला गया कि भाई हमने क्या किया, इस सिस्टम को एक्सपेंड होने दे रहे हैं, एक्सपेंड होने दे रहे हैं। तो ये सिस्टम जब एक्सपेंड हो रहा है धीरे 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 मान लो, तो एक्सपेंड होगा तो हम बोलेंगे ये जो अंदर का प्रेशर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा। 5 से 4.5, 4, 3.9, 3.8, 7 है ना। तो अब एक काम करो, अब क्या हुआ कि हमने बीच में एक कीला ठोक दिया। कीला समझते हो ना, कील बोलते हो ना तुम लोग उसको, जो लगाते हैं ना, हाँ, कीला प्रोसेस। तो अब हमने क्या किया कि इस पिस्टन में बीच में कीला ठोक दिया, तो क्या होगा, ये सिस्टम एक्सपेंड होते होते अचानक से रुकेगा, यहाँ पे, यहाँ अचानक से रुकेगा, है ना। ये सिस्टम एक्सपेंड हो रहा था और ये इसको कब तक एक्सपेंड होना चाहिए था, जब तक कि अंदर का भी प्रेशर 2 ATM नहीं हो जाता। लेकिन मान लो जब गैस का प्रेशर 4 ATM तक पहुंचा, 5 ATM था, जैसे मान लो 3 ATM ले लो, 3 ATM पहुंचा सपोज, तो हमने क्या किया, एक यहाँ कीला ठोक दिया। तो कीला ठोक दिया तो हम बोल सकते हैं कि ये पिस्टन यहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा। अब मेरा सवाल है, सुनना, मेरा सवाल ये है कि अब P एक्सटर्नल क्या था, P एक्सटर्नल तो नहीं बदलेगा, वो तो 2 ATM ही होगा। P1 क्या था, P1 5 ATM था। अब तुम्हें बताना है कि क्या P2 और P एक्सटर्नल बराबर होंगे कि नहीं होंगे। सोच के बताना, एकदम सोच के, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, सोच के बताना। पिस्टन रुक गया है, और रुका कैसे है, कीला लगा दिए थे हम, तो रुक गया है पिस्टन। तो क्या सिस्टम अगर रुक गया है तो क्या P2 और P एक्सटर्नल बराबर होगा क्या। एकदम जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, एकदम सोच के बताना है। वेरी गुड, P2 और P एक्सटर्नल इस बार बराबर नहीं होंगे। देखो ना, तुमने कीला कब ठोका, जब इस गैस का प्रेशर 3 ATM हुआ, तो P2 3 ATM, लेकिन P एक्सटर्नल तो तुम्हारा 2 ATM ही है बाहर से जो लग रहा है। बात समझ लो। तो क्या होगा, तब तुम P2 और P एक्सटर्नल बराबर नहीं ले सकते हो। और ऐसा कब, जब क्वेश्चन में तुमको मेंशन करेगा कि हम पिस्टन को बीच में कहीं रोक रहे हैं, बीच में कहीं रोक रहे हैं बाय यूजिंग समथिंग, कीला प्रोसेस को बोलते हैं ना। जब मेंशन करेगा तभी ये दिमाग लगाना है, अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि अरे यार मान लो पिस्टन जा रहा होगा तो कहीं बीच में कीला भी तो होगा। नहीं, वो क्वेश्चन में कीला ठोकेगा तभी तुमको ठोकना है, नहीं तो जो अपना रूटीन क्वेश्चन ऐसे चल रहा था
कि P2 को P एक्सटर्नल मानना है वो मान लेंगे, ठीक है। तो जब तक ऐसा मेंशन नहीं करेगा कि हमने बीच में कुछ ऐसा करके रोका, तो इसको पता है केमिस्ट्री के भाषा में इसको बोलेगा, इन केमिस्ट्री लैंग्वेज क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि द पिस्टन इज स्टॉप्ड बिफोर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है बताया अभी। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होता है, बराबर, उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या अगर सिस्टम को हम रोक दें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से पहले, इसका मतलब जरूर हम कीला मारे होंगे, कीला मतलब कुछ करके रोके होंगे। तो कभी कभी इस लाइन को ऐसे भी बोलेगा, तो ध्यान रखना, पिस्टन इज स्टॉप्ड बिफोर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम तब होता जब हम कीला नहीं मारते और पिस्टन अपने आप एक्सपेंड होके ऐसे जगह पे आता जब इस गैस का प्रेशर भी 2 atm हो जाता, बाहर का प्रेशर भी 2 atm हो जाता, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन हमने कीला कब ठोक दिया, हमने ठोक दिया जब गैस का प्रेशर 3 atm था, तभी हमने कीला ठोक के इसको ज़बरदस्ती रोक दिया। तो क्या गैस का प्रेशर उस टाइम पे तो 3 atm ही होगा और बाहर का P एक्सटर्नल 2 atm है, यानी P2 और P एक्सटर्नल डिफरेंट हो जाएगा अगर तुम कीला ठोकोगे तब। और ये तभी लगाना है जब सवाल में कीला ठोके, वरना खुद से नहीं ठोकना है कि यार ऊपर जा रहा होगा अगर बीच में कि कीला होगा तब नहीं। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, वो जब देगा तभी सोचना है, और नहीं तो फिर बोल रहे हैं, नहीं तो कहाँ गया P एक्सटर्नल और P2 बराबर मान लेना अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये सब समझाने के लिए ये लाइन लिख सकते हो। थोड़ा बहुत अपने देखो, अपने लैंग्वेज में कौन सा डायग्राम बनाना है समझने के लिए तो वो लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। बाकी तुमको अगर समझ में आ गया तो इट्स वेरी नाइस, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब देखो, अगर हम बात करें इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ठीक है, और उसका कर्व का बात कर रहे हैं, उसका तो बात करें, कर्व थोड़ा देखते हैं। तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम कर्व, ठीक। मान लो इस पॉइंट से चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से, एक मिनट, हाँ ठीक है। मान लो A है इनिशियल पॉइंट, B है फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो प्रेशर, सॉरी जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, V1 होगा, ओके। और इस के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो V2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब इस पॉइंट के अलॉन्ग जो प्रेशर होगा वो कितना होगा बताओ, P1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो एक्सपेंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा तो वॉल्यूम तो यहाँ बढ़ रहा है ना, तो इस यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा इसको बोलेंगे P2, इसको क्या बोलेंगे P2। और इसे तो ठीक है, ये पॉइंट पता चल गया, P1 V1 है और ये पॉइंट अपना P2 V2 है। यहाँ पर प्रेशर P2 है, यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, ये क्लियर। अब वर्क डन क्या होगा, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या बोलेंगे बता सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूला, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 लिखेंगे, क्या लिख दिए। अब फिर से बोल रहे हैं कि भाई इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस है उसका वर्क डन निकालना है, तो अगर तुमने निकाल दिया कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है तो तुम्हारा निकल जाएगा वर्क डन, सोच के देखो, है ना। तो कभी भी वर्क डन इरिवर्सिबल पूछे माइनस P एक्सटर्नल dV, और P एक्सटर्नल को बस फाइंड कर लेना है। तो अब तुम बताओ कि P एक्सटर्नल क्या होगा, ये सिचुएशन से बताओ P एक्सटर्नल क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सच बता रहे हैं सर, तुम बताओगे P एक्सटर्नल क्या है। जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल बहुत टाइम है मेरे पास, तो पूरा टाइम है, किसने बोला टाइम की कमी, बहुत टाइम है। बताओ P एक्सटर्नल क्या होगा। क्या यहाँ पर जो प्रेशर था वो P1 था, फाइनल प्रेशर क्या हुआ P2, तो बीच में तो कहीं हम कुछ रोके नहीं है, यहाँ से चले यहाँ पर आए डायरेक्ट, तो हम बोल सकते हैं जो P2 है वही P एक्सटर्नल है, जो P2 है वही P एक्सटर्नल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि P एक्सटर्नल इज माइनस P2 एंड दिस इज V2 माइनस V1।
ओके। अब ध्यान से, अब यहाँ से ध्यान से, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ये तो वर्क डन है, तो ये कौन सा एरिया होगा इस ग्राफ में, ये एरिया कौन सा होगा? देखो P2, माइनस को तो नहीं देखते हैं, अभी बताएं कि माइनस प्लस का साइन बस यही बताता है कि बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम। वर्क डन तो बेसिकली इनसे डिसाइड होगा। चलो ठीक है, तो अब हम ये बोलेंगे कि भाई P2 क्या है? P2 कौन सा डिस्टेंस है? P2 ये वाला डिस्टेंस है ना, दिस इज़ P2। ओके, दिस इज़ P2, यानी हम बोल सकते हैं ये लेंथ P2 है। ठीक, उसके बाद P2 को इनटू मल्टीप्लाई किया गया किससे? V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 क्या है? कौन सा डिस्टेंस है? V2 माइनस V1 ये वाला डिस्टेंस है क्या? दिस डिस्टेंस इज V2 माइनस V1। देखो तो V2 माइनस V1 यही तो आएगा। अब दिस P2, ये तो P2 है ना, तो दिस इनटू V2 माइनस V1, दिस, इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हम बोल सकते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा अपने को। इस रेक्टेंगल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। और एरिया, अच्छा इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे साइन दे दें ताकि पता चले कि एक्सपेंड हुआ है। ऐसे साइन मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, मतलब एक्सपेंशन का केस है ना, समझ में आ रहा है अपने को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और ये जो एरिया है दिस इज व्हाट? वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ में आ रहा है? अब अभी मैंने थोड़ा देर पहले तुमको बताया कि भाई अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो क्या होता। ये कर्व कैसे आता था याद है? ऐसे आता था, पॉइंट ए से पॉइंट बी इस एरो से, ठीक। और एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, ये जो रेड से है, ये रेड वाला क्या है? वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर ए से बी आप रिवर्सिबल आओगे तो वर्क डन इतना होगा, जो रेड वाला पार्ट है। और अगर ए से बी आप कैसे आओगे? इरिवर्सिबली आओगे। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात हो रही है, इरिवर्सिबल आओगे। आइसोथर्मल लगा ही दो, बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। तो अगर इरिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपेंड करोगे तो हम बोल सकते हैं कि उसमें तो एरिया यही ब्लू वाला पोर्शन होगा। अब तुम बताना किसमें वर्क डन ज़्यादा हुआ है? रिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा हुआ है या इरिवर्सिबल वर्क डन ज़्यादा हुआ है? तुम बता दो, आराम से सोच के बता दो, टाइम है तुम्हारे पास बहुत। तो क्या हम देख के ही पता चल रहा है कि यार ये रेड वाला एरिया वो ज़्यादा है ब्लू वाले से ना? क्योंकि रेड वाले में तो ये पूरा ब्लू वाले भी तो आ ही रहा है, ब्लू वाला भी आ रहा है प्लस इतना एक्स्ट्रा भी आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जो मैग्नीट्यूड है वर्क डन का, वो ग्रेटर होगा वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। और हाँ, एक चीज़ क्या लगाओगे? एक्सपेंशन। ये हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्सपेंशन में देखें ना, अभी कंप्रेसर में भी देखेंगे खुद से ही। तो एक्सपेंशन के लिए हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है, जेईई मेंस पूछ चुका है, नीट पूछ चुका है, सब पूछ चुके हैं। तो अपने को रटना नहीं है, समझना है चीज़ों को, तो ये याद रहेगा। अब याद रहेगा, अब तुमको पूरा ग्राफ ही पूरा छप गया तुम्हारे में, लाल ब्लू का ग्राफ, कि भाई ये प्रोसेस होता आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता, और ये प्रोसेस है तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है, और ये क्या है? रिवर्सिबल। ठीक है, तो अपने को दिख गया कि भाई रिवर्सिबल का वर्क डन एक्सपेंशन के केस में हमेशा इरिवर्सिबल से ज़्यादा होगा। करेक्ट है कि नहीं? इतना बोलो। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो, अब अगर हम इसी जगह आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन कर्व खींचना चाहें, तो कैसे खींचेंगे? फिर से बहुत आसान है, पीवी बनाओ, 2 पॉइंट दे दो, ठीक है, ए और बी। अब तुमको कंप्रेशन करना है, इसका मतलब वॉल्यूम कम करना होगा, और वॉल्यूम कम यहाँ पर है या यहाँ पर है? बताओ। कंप्रेशन का मतलब क्या? वॉल्यूम कम ना, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम। तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम कम तो यहाँ पे है, यानी दिस इज़ मेरा V2 एंड दिस इज़ मेरा P2। सोच के देखो ना, सोच के देखे, यहाँ P2 क्यों दिए? प्लीज़ बोल दो कि यहाँ समझ में आ गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो इनिशियल वॉल्यूम था, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था वो P1 था। अब देखो वो कंप्रेशन हो रहा है ना, तो वॉल्यूम
कंप्रेस हो रहा, वॉल्यूम कम हो रहा, फाइनल वाला वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर ये। अब देखो, अब अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल इरिवर्सिबल हुआ तो हम यहाँ से यहाँ इरिवर्सिबली पहुँच गए, ठीक, ओके। अब कहा गया वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, फिर से क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, राइट, ओके। अब माइनस पी एक्सटर्नल क्या लेंगे इरिवर्सिबल में? अगर आप पी एक्सटर्नल ढूंढ लिए तो सब कुछ ढूंढ लिए, तो मोक्ष प्राप्ति कर लोगे अगर तुम पी एक्सटर्नल ढूंढ लोगे। तो देखो क्या होगा पी एक्सटर्नल, क्या पी एक्सटर्नल P2 के बराबर होगा? वेरी गुड, P2 और V2 माइनस V1, यही, ओके। अब ये देखेंगे कि एरिया कौन सा है, अगर इसके करस्पॉन्डिंग अगर एरिया हम देखना चाहें तो वो कौन सा एरिया है, आओ देखते हैं। क्या P2 डिस्टेंस कौन सा होगा? P2, क्या ये लाइन P2 के बराबर है और इसके पैरेलल P2 ये वाला लाइन है, तो दिस इज P2, वेरी गुड, ओके। V2 माइनस V1 क्या हुआ? V2 माइनस V1 तो यही लाइन हुआ, है ना, यानी हम बोल सकते हैं दिस इज V2 माइनस V1 एक्चुअली में, है ना, दिस इज V2 माइनस V1। अब सोच के देखो V2 माइनस V1 और P2, इस रेक्टेंगल में कौन सा एरिया आया? ये एरिया आ रहा है रेड से, ठीक है। और हम लोग साइन कैसे देंगे? ऐसे साइन देंगे, ऐसे साइन दिए, ठीक है, क्लियर। ये साइन इसलिए दिया क्योंकि P2 हमारा P एक्सटर्नल के बराबर होगा ना, ओके, ये दे दिए। तो ये हुआ इरिवर्सिबल का। अब हम बोल रहे हैं कि रेड वाले से ये हो गया वर्क डन और इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एरिया अंडर द कर्व, पी भी कर्व। ये समझ में आया कि नहीं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ टाइप का एक रेक्टेंगल का एरिया गया, V2 माइनस V1 ये डिस्टेंस हो गया, P2 ये डिस्टेंस, तो इसके अंदर का जो एरिया होगा ये पूरा होगा, तो दिस इज द वर्क। अब अगर सपोज तुम आइसोथर्मल ये W, अगर तुम सोचो तुम B से A अभी क्या गए थे? इरिवर्सिबल, और क्या किए थे? कंप्रेशन। अगर तुम B से A आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन करोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का ग्राफ तो ऐसे बनता है, नो डाउट, किसी को इसमें डाउट नहीं होगा, वेरी गुड, थैंक यू। अब कंप्रेशन का केस है तो एरो किस साइड होगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? जाहिर सी बात है भाई, कंप्रेशन का केस है तो ऊपर की तरफ होगा एरो, ऊपर की तरफ, क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम इधर घट रहा है। अब क्या इस कर्व के अंडर जो एरिया होगा वो एरिया कौन सा होगा? देखो, क्या वो ये एरिया होगा? और ये एरिया ब्लू वाला हम बोल सकते हैं दिस इज वर्क डन इन रिवर्सिबल, और वो कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? कंप्रेशन, ठीक है। तो ब्लू वाला जो एरिया है वो वर्क रिवर्सिबल कंप्रेशन का है, लिख ही दो यार, कंफ्यूजन ही ना हो, कंप्रेशन, ठीक। अब बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किस में वर्क डन ज़्यादा हुआ है? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन में या आइसोथर्मल रिवर्सिबल में? ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए? रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, पूरा ही लिख दो, कोई दिक्कत ही ना हो। और ये जो कर्व है ये किसके लिए? ये है आपका इसके लिए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल कंप्रेशन का वो कर्व है। तो हम बोल सकते हैं कि किसका वर्क डन ज़्यादा है, इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल? तो हम बोलेंगे इरिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा है इस पर, देखो खुद से देख लो। तो कंप्रेशन के केस में इरिवर्सिबल का और एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल का, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो भाई कितना रटोगे, अभी बहुत कुछ है, तो ग्रेटर देन लेस देन से नहीं होगा, आपको समझ के ही रटना होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग बड़ी बना देते हैं ये सब चीज़ों को, बट है कुछ नहीं, ओके। चलो अब देखो, अब एक चीज़ बताना, जब हम A से B गए थे, A से B अगर इरिवर्सिबली हम गए थे, मान लो एक्सपेंशन की केस की बात कर रहे हैं, A पर थे, A से B आए थे इरिवर्सिबल, तो कर्व हमारा क्या था? ये वाला, ये लाइन, दिस वाज द कर्व ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो क्या इसको क्या बोलेंगे? बोलेंगे सिंगल स्टेज प्रोसेस, इसको क्या बोलेंगे? सिंगल स्टेज प्रोसेस। नहीं समझे? देखो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो सपोज ये P1 था, ओके, P1 सपोज 10 ATM था और P2 है 2 ATM, ठीक। गैस एक्सपेंड किया, और हाँ इरिवर्सिबल बोल रहे हैं कि गैस इरिवर्सिबली एक्सपेंड किया। तो इरिवर्सिबली अगर एक्सपेंड किया, इसका मतलब क्या?
बताओ बताओ, इरिवर्सिबली अगर एक्सपेंड किया तो हम बोलेंगे ना भाई कि यहाँ पर था गैस, यहाँ चला गया, तो यहाँ से यहाँ सिंगल स्टेज प्रोसेस। क्या बोले? सिंगल स्टेज। इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं, पॉइंट्स जो दिखा रहे हैं ना ए और बी ऐसे बोल रहे हैं। तो ए से बी जाना मतलब सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। दिस इज सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये बात समझ में आ रही है? इरिवर्सिबल क्यों है? जाहिर सी बात है यार, पी एक्सटर्नल जो है, पी एक्सटर्नल दिया हुआ था 2 atm, ठीक है। इंटरनल प्रेशर स्टार्टिंग में 10 atm दिया हुआ था, तो हम बोल सकते हैं कि 10 से तुरंत जब 2 होगा तो ये क्या होगा? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसको पूरा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल, सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, जो कि एक ही बार में हो। मान लो जैसे हम तुमसे बोले कि यार मुझे पुणे से मुंबई जाना है, एकदम कहीं रुकना है, पुणे से तुरंत वो मुंबई पहुंच जाना है हमको, तो हम बोलेंगे कि दिस इज सिंगल स्टेज प्रोसेस, कि डायरेक्ट हम पुणे में बैठे गाड़ी पे और गाड़ी का दरवाज़ा रुका नहीं और डायरेक्ट कहाँ खुला? मुंबई में खुला। लेकिन 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 सपोज अगर तुम मान लो बोले कि पुणे से निकलेंगे यार तो डायरेक्ट मुंबई ही क्यों जाना, बीच में लोनावला खंडाला उतरते जाएंगे, चाय पानी पीते जाएंगे आराम से, क्या दिक्कत है? अपना गाड़ी लिए मस्त गए, लोनावला में रुके, चाय पानी पिए, फिर आगे गए, फिर कहीं नाश्ता पानी किए, मतलब 2 बार सपोज रुके। मान लो ये है पूना, ये है मुंबई। एक तो जब तुम बिना रुके पहुंचोगे यहाँ से यहाँ, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज, दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज प्रोसेस, है ना। लेकिन अगर तुम यहाँ से निकले पुणे से, लोनावला रुके, उसके बाद मुंबई गए, तो हम बोल सकते हैं एक स्टेज ये हुआ और एक स्टेज ये, दिस इज 2 स्टेज प्रोसेस, दिस इज 2 स्टेज प्रोसेस। फिर तुम कहीं और बीच में रुके तो दिस इज 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज प्रोसेस, ठीक है। चाय पानी नाश्ता पानी करते गए तो अपना हम स्टॉपेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेज प्रोसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी स्टेज प्रोसेसेस। मल्टी स्टेज मतलब एक स्टेज से ज़्यादा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टी स्टेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ तो अच्छा तुम एक चीज़ बता दो, ये तुम्हें समझ में आया ना कि वर्क डन रिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज़्यादा होगा कि वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में ज़्यादा होगा, और वर्क डन रिवर्सिबल कंप्रेशन में ज़्यादा होगा कि वर्क डन इरिवर्सिबल कंप्रेशन में ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए। ओके, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन वगैरह बाद में ही करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी स्टेज प्रोसेस, वर्क डन इन मल्टी स्टेज प्रोसेसेस, ठीक है। तो हेडिंग देंगे अपन इरिवर्सिबल प्रोसेस इन मल्टी स्टेप, देख मान लो हम ये बोल रहे हैं कि ये अपना भाई पीवी कर्व है, सपोज पीवी कर्व है, ठीक है। मान लो हम बात कर रहे हैं इस बार एक्सपेंशन की, इरिवर्सिबल प्रोसेस इन मल्टी स्टेप्स, मान लो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक। अगर हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो मान लो ए और हमको पहुंचना बी तक है, हम ए से शुरू करेंगे और बी तक पहुंचेंगे, ए से शुरू करेंगे बी तक पहुंचेंगे, लेकिन हम एक पॉइंट सी पर रुकना चाहते हैं। सी पॉइंट पर हम क्या करना चाहते हैं? रुकना चाहते हैं, उसके बाद जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना। एक मिनट, हाँ तो बात समझी जाए कि मैंने क्या बोला कि हमें ए से बी जाना है, हमें आगरा से बॉम्बे, मान लो आगरा से बॉम्बे जाना है और सी कोई जगह है वहाँ पर रुक कर जाना है, ठीक है। तो अगर हम ए से बी डायरेक्ट जाते बिना रुके तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्यों? क्योंकि ए के पास जो वॉल्यूम है और बी के पास जो वॉल्यूम है, तो बी के पास वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंड होगा तभी तो वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है सिस्टम का, ठीक। लेकिन अगर हम बीच में चाहते हैं सी पर रुके और वहाँ पर कुछ चाय पानी नाश्ता करते हुए जाएं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 स्टेज और ये 1 स्टेज, मतलब 2 स्टेज प्रोसेस। और अगर सी पे बिना रुके ए से बी गए इरिवर्सिबल, तो इसको बोलेंगे सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर सी पे रुक गए तो इसको बोलेंगे 2 स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ओके, चलो अब थोड़ा एक बार हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हर पॉइंट पर प्रेशर वॉल्यूम क्या है। इस पॉइंट पर क्या है जी? इस पॉइंट पर वॉल्यूम मान के चलो
V2 है ना, यहाँ से स्टार्ट किए, ए से स्टार्ट किए थे ना, यहाँ मान लो V1 है, ठीक है, यहाँ तुमको जाना था V2 के पास, ओके, लेकिन तुमने C पर भी रुके, तो C का वॉल्यूम मान के चलो क्या V2 डैश मान ले, क्या V2 डैश मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब A पे प्रेशर क्या था P1, B पे प्रेशर क्या था, दिस इज़ द प्रेशर ऑफ B, ये हाइट, दिस इज़ P2, एंड C का प्रेशर क्या था P2 डैश। इतना क्लियर है क्या? चलो वेरी गुड। अब हमको जाना है A से B, तो वर्क डन निकालना है AB। वर्क डन AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताना, जो हम लिखेंगे देखना सही लिखे क्या। वर्क डन AB मतलब A से B तक का वर्क डन, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, A से C तक जाने का जो वर्क डन होगा AC प्लस CB, A से C का वर्क डन और फिर C से B का वर्क डन, दोनों को जोड़ दोगे तो वर्क AB निकल जाएगा, है ना। चलो अब वर्क डन इन AC, और हमको क्या पता है कि A से C भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है और C से B भी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ओके। चलो अब ये बताना कि यार A से C तक जाने में वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस है A से C, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है यार इरिवर्सिबल का, पता है, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो हम लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, V2, अच्छा V2 क्या है, चलो सबसे पहले बताओ पी एक्सटर्नल क्या है, छोड़ो, माइनस पी एक्सटर्नल का वैल्यू क्या देंगे, ए से सी तक जा रहे हैं अभी हम, ए सी का निकाल रहे हैं, बता सकते हो, बताओ सोचो, P2 होगा या P2 डैश होगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो तो P2 यही है ना, P2 डैश, हाँ ठीक, तो दिस इज पी एक्सटर्नल ना, तो P2 डैश, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, यही चीज़ समझना है मेन, कि पी एक्सटर्नल ए से सी में क्या होगा, P2 डैश होगा ना, P2 थोड़ी ना होगा, तो P2 डैश हुआ पी एक्सटर्नल, ओके, इनटू V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, V2 क्या है, V2 है अपना V2 डैश माइनस V1 क्या है V1, ये हमारा क्या हुआ है, दिस इज वर्क डन ए से सी तक इरिवर्सिबली, प्लस प्लस का साइन भी देंगे, है ना, अब इसको हटा दो, प्लस वर्क डन फ्रॉम सी से बी, अब सी से बी एक्सपेंशन कर रहे हैं इरिवर्सिबली, तो सी से बी कर रहे हैं, तो यहाँ भी वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल, अच्छा यहाँ अगर माइनस पी एक्सटर्नल अगर हम वो लिखना चाहें तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो इसको काट के माइनस लिख दे फिर, वेरी गुड तुम समझ गए। अब बोलो पी एक्सटर्नल क्या देंगे सी से बी आने में, क्या देंगे, पी एक्सटर्नल जल्दी बता दो, वेरी गुड, पी एक्सटर्नल P2 के बराबर होगा, पी एक्सटर्नल अब P2 के बराबर होगा, P2, अच्छा V2 माइनस V1 क्या होगा, तो भाई B पर वॉल्यूम V2 है और यहाँ पर वॉल्यूम कितना था, V2 डैश था। इतना समझने में किसी को दिक्कत हुआ तो बता देना, एक बार मैं ऑनलाइन वाले में फिर बता दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक तुम खुद एक बार फिर से हम जो बोल रहे हैं जहाँ से ये चीज़ शुरू किए हैं वहाँ से अगर आओगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ही, एक बार सुन लो फिर से। अब इस ये जो हमने लिखा इसका कर्व कौन सा है, एरिया अंडर द कर्व फाइंड करते हैं। अब P2 डैश कौन सा है, P2 डैश हाइट तो ये हुआ, यहाँ से लेके ये वाली हाइट ही तो P2 डैश है, देखो यानी इसके पैरेलल में ये वाला डॉटेड हाइट, दिस इज P2 डैश। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मुझे रोक देना है ना, चलो ये हुआ P2 डैश। अब तुम बोलोगे सर इसमें कैसे, इसमें नहीं, आराम से ऑनलाइन लेक्चर में आ जाना, ये बोल दिए P2 डैश, अब ये P2 डैश हुआ, ठीक, यानी ये चीज़ V2 डैश माइनस V1 क्या हुआ जी, V2 डैश माइनस V1, मेरे ख्याल से V2 डैश ये है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है V2 डैश ये, और V2 डैश माइनस V1 यानी ये यही तो हुआ, तो हम बोल सकते हैं V2 डैश माइनस V1 ये हुआ, यानी जो पहला जो स्टेज का एक्सपेंशन था वो ये था, है ना, ऐसे लिखा। अब उसके बाद वर्क डन इन CB, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हुआ, P2 क्या है जी, P2 ये है, ओके, P2 ये है, सॉरी ये कहाँ से, ये है ना, सिर्फ तुरंत बोल देता है हाँ सर, दिस इज P2,
सोच के देखो, यही तो हाइट है P2 की, इतना ही छोटा है बेचारा, नाटा है P2। अब V2 माइनस V2 डैश, V2 क्या है ये और V2 डैश ये, यानी ये वाला लाइन, यानी ये लाइन। ओके, तो इस तरह से दो स्टेज में ये एक्सपेंशन हुआ है। अब एरिया अंडर द कर्व में क्या आएगा, एक एरिया ये वाला आएगा, देखो तो इसके करस्पॉन्डिंग P2 डैश और V2 माइनस V1, यानी ये एरिया। और अब प्लस का साइन था और ऐसे लिखे थे ना, तो और कौन सा एरिया, P2 डैश P2 और ये V2 माइनस V2 डैश, यानी ये वाला एरिया। ठीक, क्या दो स्टेज में अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो एरिया ये आएगा, इतना प्लस इतना। अब एक चीज़ देखना, फिर हम बोल रहे हैं माइनस साइन से मतलब नहीं है, अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। अब एक चीज़ देखना, ये बताओ कि जब हम ए से बी सिंगल स्टेज में जा रहे थे बिना रुके, तो उस टाइम वर्क डन ज़्यादा था इरिवर्सिबल में, कि एक बार रुक के जा रहे हैं, टू स्टेज में जा रहे हैं तो उस टाइम वर्क डन ज़्यादा है? सोच के बताना, और नहीं सोच के बताओगे तो देख के बता सकते हो। देखो, जब हम सिंगल स्टेज प्रोसेस कर रहे थे ए से बी इरिवर्सिबली एक्सपेंशन, तो एरिया ये आ रहा था, याद है ये। अब हम रुक के जा रहे हैं तो एरिया देखो बढ़ जा रहा है कर्व में, मतलब ये तो है ही, ये भी एक्स्ट्रा एरिया आ जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं भाई उससे ज़्यादा है ना। देखो V1 V2, मान लो V1 V2 ये, और इतना एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन इन टू स्टेज प्रोसेस इरिवर्सिबल, वर्क डन इन टू स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल की बात हो रही थी पूरा, ठीक। ओके, अब सोच के देखो, यानी हम अगर इसी कर्व को हमको ए से बी जाना होता सपोज, और हम तीन जगह रुक के जाते, या तीन जगह, सोचो अभी हम एक जगह रुके थे ना, अभी मान लो दो जगह रुके, हमको ए से बी जाना था, इस बार हम सी पे तो रुकेंगे ही, एक और जगह रुके डी पर। अब सोच के बताओगे क्या कि इस बार वर्क डन इससे ज़्यादा होगा या कम होगा? सोच के देखो, जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो जो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर आएगा, है ना, यहाँ पर पीवी कर्व खुद से करके देखो और बताओ। अब मान लो यहाँ पर P1, यहाँ पर प्रेशर मान लो P2, ठीक है, इसको मान लो कुछ भी P2 डैश मान लो, या P3 भी मान सकते हो, आसान रहेगा, P4 इसको मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो। इसको मान लिया अपन V1, इसको मान लिया अपन V2, इसको मान लिए V4 और इसको मान लिए V3। अब देखो वर्क डन A से D जाने में वर्क डन क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल क्या होगा, P4 के बराबर, यानी दिस इनटू V4 माइनस V1, यानी ये वॉल्यूम, तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया ये आया। फिर D से C जाओ, उसके करस्पॉन्डिंग D से C जाओगे तो P एक्सटर्नल P3 के बराबर होगा, यानी P3, और वॉल्यूम V3 माइनस V4, यानी ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया होगा। प्लस C से B जा रहे हो, तो इस बार दिस इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी, ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर होगा ना इस बार, दिस P2 के करस्पॉन्डिंग ये एक्सटर्नल प्रेशर, और वॉल्यूम में चेंज ये दिस लाइन। अब देखो, जब एक बार रुके थे और जब दो बार रुके तो किस में वर्क डन ज़्यादा होगा, दो बार रुके उसमें। इसका मतलब साफ ये है कि जितनी ज़्यादा बार रुक के जाओगे उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, किसमें, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब सोचो, मान लो तुम ए से बी जाओगे, ए से बी ही तुमको जाना है, लेकिन तुम 2-3 नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रुक के जा रहे हो, मतलब यहाँ चले, यहाँ रुक गए, फिर यहाँ रुक गए, यहाँ एकदम एक स्टेप, 2 कदम चल रहे हो रुक जा रहे हो, 2 कदम चल रहे हो रुक जा रहे हो, 2 कदम 4 कदम पे रुक जा रहे हो। तो अब बताओ, तो फिर यहाँ से यहाँ जब जाओगे ए से बी, तो बहुत इस तरह के छोटे एरिया अंडर द कर्व वो बनेंगे, इस तरह से, फिर एक इस तरह से, फिर एक इस तरह से, है ना, क्या इस तरह से एरिया अंडर द कर्व आएंगे?
बात समझ रहे हो? अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहोगे तो एरिया अंडर द कर्व इस तरह से आएंगे, ठीक। अब देखो, और अगर तुम ए से बी हुआ इनफाइनाइट, ऐसा सोच के देखो, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर इनफाइनाइट स्टेज में हो तो डैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। बात समझ रहे हो? अब देखो, इसका मतलब इनफाइनाइट स्टेज में होगा तो वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस टाइप का बिहेव करेगा, क्योंकि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस टाइप का बिहेव करेगा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जैसे जैसे आप इरिवर्सिबल नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाते जाओगे आपका वर्क डन बढ़ते जाएगा। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर दिए तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर कर दोगे तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस कैसा बन जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगा, ठीक है? ओके, तो इसी में अब हम लोग जो सीखने वाली लाइन लिखेंगे, तुम चाहो तो बना सकते हो इसको। अब लाइन क्या लिखोगे? इफ टू स्टेप इरिवर्सिबल प्रोसेस, टू स्टेप इरिवर्सिबल एक्सपेंशन isothermal, if two step irreversible isothermal expansion process, work done increases then what? Increases then in one stage process, और अगर 3 स्टेज प्रोसेस करोगे तो वो 2 स्टेज से ज़्यादा होगा, अगर 4 स्टेज में प्रोसेस करोगे तो वो 3 स्टेज से भी वो ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है? और अगर हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस कर दिए तो वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा। सो इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स if we increase the number of steps to infinite, yeah, if we increase the number of steps, the process approach to reversible आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर कोई हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और इनफाइनाइट स्टेज में, मतलब नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, यानी वो धीरे धीरे आइसोथर्मल प्रोसेस को अप्रोच करता जाएगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस को अप्रोच करता जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ाएं तो वही लिखना। सो इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स टू इनफाइनाइट द प्रोसेस अप्रोच टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्लियर? तो ये चीज़ समझे कि नहीं? तो हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला फाइनली अभी तक कि पहले हमने पढ़ा इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का कर्व और देखा कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क डन ज़्यादा किस में होता है? रिवर्सिबल में, एक्सपेंशन में। और जब कंप्रेशन का केस देखा तो उसमें हमने उल्टा देखा कि इरिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा होता है रिवर्सिबल से, ठीक। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस को 2, 3, 4 नंबर, मतलब सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन को अगर हम बढ़ाते चले, 2 स्टेज करें, 3 स्टेज करें, 4 स्टेज करें, तो वर्क डन उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है? वर्क डन उसका बढ़ता जाएगा। और बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कर दोगे, तो हम बोल सकते हैं क्या कि वो वर्क जो है रिवर्सिबल के बराबर अप्रोच कर लेगा, ठीक है? किसमें? एक्सपेंशन के केस में। अब कॉम्प्रेशन के केस में क्या करेगा? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक, ओके। तो सबसे पहले तो ये वाला कर्व कि इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज अगर आइसोथर्मल होगा तो कैसे किए थे ये समझ में आया था। सिंगल, और हम इसको अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल जाएंगे वो कंप्रेशन तो ऐसे, और इसका वर्क डन, तो इसमें हमने देखा था कि इरिवर्सिबल में ज़्यादा आया था रिवर्सिबल से। अब सोचो अगर ये हम कंप्रेशन 2 स्टेज में करते तो क्या होता? सोच के देखो और तुम मुझे बताओ कि वर्क डन
टू स्टेज में, जैसे हमने ये इधर एक्सपेंशन का निकाला ना, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस का वर्क डन टू स्टेज में किए तो वो वन स्टेज से ज़्यादा हुआ, तो कंप्रेशन में बताओ क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा टू स्टेज प्रोसेस करके। मतलब ये कि आपको इस बार बी से ए जाना है, बी पे क्या है V1 और ए पे क्या है V2, कंप्रेस करना है तो वॉल्यूम कम होगा, बी पर प्रेशर क्या है P1, ए पर क्या है P2, है ना। तो आपको अगर कंप्रेस करना है तो वर्क डन इरिवर्सिबल क्या होता था, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और पी एक्सटर्नल क्या है इस बार, आप कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो पी एक्सटर्नल P2 के बराबर है ना, तो P2 ये हो गया और V2 माइनस V1 ये हो गया, यानी दिस वर्क हो गया ना। यानी इस लाइन के अंडर जो एरिया आया उसको हम लोग बोलेंगे ए से बी में सिंगल स्टेज। ठीक, अब सोच के देखो कि अगर इसी चीज़ को तुम दो स्टेज में जाते, तुम ए से बी तुम जाते लेकिन वाया सी जाते तो क्या होता। फिर वही कहानी, पहले एक बार दिखा दो भाई, ये V1 है ये V2 है। क्यों ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन है तो वॉल्यूम V2 वाला फाइनल वाला वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर P2 ये है P1 दिखा दिए। अब चलो सी का भी कुछ दे ही दो नाम बेचारे का, सी के पास वॉल्यूम क्या दे बताओ, V2 डैश दे दे, चलो दे देते हैं, और सी के पास प्रेशर क्या दे P2 डैश दे देते हैं। अब तुम पहले बी से सी गए और फिर सी से ए गए, है ना, तुमको फाइनली ए तक पहुंचना है लेकिन दो स्टेज में पहुंच रहे हो, एक स्टेज में नहीं। अब वर्क डन देखो, क्या हम बोल सकते हैं वर्क डन बी ए, मतलब बी से ए, और ये कैसा वर्क डन है, इरिवर्सिबल। तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी सी, बी से सी प्लस, और ये बी सी वाला वर्क डन कैसा है, इरिवर्सिबल, प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, और ये भी कैसा है, इरिवर्सिबल। बात समझ लो, सेम है उसी तरह जैसे एक्सपेंशन का किए थे। अब बी सी में देखो, बी सी से जब जा रहे हो तो पी एक्सटर्नल क्या है, पी एक्सटर्नल वॉट, जो सी पे प्रेशर है वो, यानी P2 डैश, तो बोल सकते हैं माइनस P2, और V2 माइनस V1 में क्या लिखेंगे, V2 डैश माइनस V1, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद प्लस WCA, सी से ए जाओगे तो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल क्या होगा P2, तो माइनस P2 इंटू V2 माइनस V2 डैश, V2 माइनस V2 डैश लिखेंगे। अब ये किस एरिया के बराबर है, P2 कौन सा है, P2 ये वाला, ये है P2, ठीक है। और V2 डैश माइनस V1 क्या है, V2 डैश माइनस V1 आपका ये वाला एरिया है ना, यही तो है, यहाँ से ले लो V2 माइनस, हाँ ये अपना P2 है और V2 माइनस V1 ये वाला है। तो हम बोल सकते हैं भाई कि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ये हुआ P2 और V2 माइनस V1। अब ये देखो P2 ये क्या था, P2 था कि P2 डैश था, एक मिनट, जब B से C गए थे, सॉरी उल्टा कर दिया ना, B से C जब गए थे, P2 कौन सा है जी, B से C जब गए थे तो P2 एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल क्या होगा, P2 डैश होगा ना। सोच के देखो, अभी सोचो वो कुछ भी एरिया नहीं है, BC क्या होगा, B से जब C गए तो P2 क्या हुआ तुम्हारा, P2 डैश, P एक्सटर्नल क्या हुआ, P2 डैश, तो P2 डैश इनटू यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, V2 डैश और V1, तो P2 डैश, तो इसलिए P2 डैश तो ये हुआ ना, P2 डैश ये हुआ, दिस इज P2 डैश और दिस इज V2 माइनस V1, यानी ये एरिया, सॉरी रेड वाला जो एरिया है ये हुआ WBC, दिस इज WBC। अब WCA क्या होगा, WCA मतलब C से A जा रहे हैं, तो C से अगर A जा रहे हो तो क्या हुआ, C से A में बताओ, C से A जा रहे हो तो तुम्हारा प्रेशर क्या है, A पर प्रेशर है P2, है ना, A से प्रेशर है P2, और V2 कौन सा है, V2 माइनस V2 डैश, यानी ये, हाँ एक मिनट, वह गलती हो रहा है यार बार बार, ये B है, ये A है और बीच में C है ना, ठीक है। अब B वाला जो है और A वाला जो है, ठीक,
यहाँ पर क्या है, बी के पास जो प्रेशर है वो P1 माने हो, ए के पास प्रेशर P2 माने हो, सी के पास जो प्रेशर है वो P2 डैश माने हो, ठीक है। और ये V1 है, ये V2 डैश है, और ये क्या है V2। अब पहला वर्क है बी से सी, बी से सी जब जाओगे तो P एक्सटर्नल क्या है P2 डैश, P2 डैश है ना सी के पास, तो ये लाइन हो गया। उसके बाद वॉल्यूम क्या है V2 डैश माइनस V1, यानी ये हो गया। तो यानी हम बोल सकते हैं कि पहला वाला जो वर्क डन हुआ बी से सी वो ये एरिया अंडर द कर्व हुआ। उसके बाद सी से ए जाओ, सी से ए जाओगे तो क्या होगा, सी से ए यानी P2, P एक्सटर्नल क्या हो गया, P एक्सटर्नल P2 के बराबर। और क्या, जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो क्या होगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 यानी ये होगा। दिस इज वर्क डाउन फ्रॉम बी से सी और फिर सी से ए, 2 स्टेज प्रोसेस में। और सोचो अगर तुम यही प्रोसेस सिंगल स्टेज में जाते, मान लो ये बी था और ये ए था, अगर तुम सिंगल स्टेज में जाते तो क्या होता तुम्हारा कंप्रेशन। यहाँ सपोज ये है V1, अभी किए थे ना, देखो ना, अगर तुम सिंगल स्टेज में जाते तो क्या होता। सिंगल स्टेज में जाते तो पूरा V1 से लेके, मतलब लाइन पूरा V1 से लेके यहाँ तक, और कहाँ तक जाता P2 तक, ये P2 तक, और ये पूरा एरिया होता। मतलब ये जो एरिया जो छूट रहा था ना 2 स्टेज में, सिंगल स्टेज में ये एरिया भी ऑक्युपाई करता है। यानी वर्क डन हम बोल सकते हैं कि सिंगल स्टेज इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन में सिंगल स्टेज का कंप्रेशन ज़्यादा होगा 2 स्टेज के कंप्रेशन से। सोच के देखो क्या सही बोल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं, ये लाइन लिख लो कि इफ़ 2 स्टेप, इसका जस्ट उल्टा लिखना, इफ़ 2 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल compression is occur, वर्क डन क्या इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। 2 स्टेप में कर रहे हो तो डिक्रीज हो जा रहा है, सिंगल स्टेज में ही तो ज़्यादा था, तो वर्क डन डिक्रीजेज देन इन 2 स्टेज प्रोसेस। मतलब सेम प्रोसेस अगर 2 स्टेज में करोगे तो। और क्या लिखेंगे कि अगर हम 3 स्टेज में करते तो और कम होता, 4 स्टेज में करते और ज़्यादा कम, 5 स्टेज में और ज़्यादा कम, 6, 7, 8 में कम होते जाता। अगर इनफाइनाइट स्टेज में करते तो वो सबसे कम होता। और इनफाइनाइट स्टेज में अगर उस कंप्रेशन को करते आइसोथर्मल तो हम उसको क्या रिवर्सिबल बोलते ना। तो वो लाइन लिखेंगे कि सो इफ़ वी इंक्रीज the number of steps to infinite, the process approach to reversible isothermal expansion, and at that time वर्क डन इज मिनिमम, लिख सकते हैं वर्क डन इज मिनिमम। और उसी तरह एक्सपेंशन के वो केस में वो क्या लिखोगे कि जब हम लोग इनफाइनाइट स्टेज में इरिवर्सिबल प्रोसेस को करेंगे तो वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन को अप्रोच करेगा एंड वर्क डन इज मैक्सिमम। तो बढ़िया से इन सब बातों को लिख के एक बार रिकॉल कर लो। क्लास ज्वाइन करने से पहले एक बार रिकॉल करके आना। क्लास जब अभी ज्वाइन करोगे ना, रिकॉल कर लेना क्या क्या बताए हैं, फिर हम एक बार 5-10 मिनट समराइज करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ओके चलो ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, बाय। लिख लो सारे बार। पहले हम रिवर्सिबल एक्सपेंशन बताए थे ना, हाँ पहले हम इरिवर्सिबल प्रोसेस मल्टी स्टेप में एक्सपेंशन का बताए थे, उसके बाद हमने एक्सपेंशन का बताया था और फिर हमने कंप्रेशन बताया। ठीक है, ओके चलो बाय।